In an aluminum bar of square cross section, a square hole is drilled and is filled with iron as shown in the figure. The electrical resistivities of aluminum and iron are 2.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter and 1 into 10 to the power minus 7 ohm meter, respectively. The electrical resistance between the two faces P and Q of the composite bar is. तो यहाँ पर एक composite bar बनाई है जिसमें अंदर आयरन है और बाहर एल्यूमिनियम है। अब ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि जैसा ये डायग्राम ये बनाना चाहते हैं, अंदर आयरन और बाहर एल्यूमिनियम। ये जैसा कि आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे इस तरीके से, तो इसको देखकर ये एक तरफ P हो गया, एक तरफ Q हो गया। तो इसको देखकर हमको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि ये जो दोनों है ये आपस में पैरेलल है। तो नेट रेजिस्टेंस 1/R नेट आना चाहिए 1/R1 प्लस 1/R2। अब बस अगर R1 और R2 निकाल लिया जाए तो R नेट मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसको R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं और जो आयरन है उसको R2 रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो R1 जो होगा, R1 होगा ρ1 L बाई A1 एल्यूमिनियम के लिए, और जो R2 होगा वो होगा ρ2 L बाई A2, ये हो जाएगा आयरन के लिए। अब जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एरिया है आयरन का, आयरन का जो एरिया है जिसको भी हम A2 कह रहे हैं, इसको एरिया A2, तो ये आना चाहिए। इसकी इन्होंने देखो एज की लेंथ दे रखी है 2 मिलीमीटर, तो ये आएगा 2 इंटू 2 यानी 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। मिलीमीटर के बाद होता है सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है आयरन की एल, दोनों की लेंथ सेम है तो 50 मिलीमीटर है। तो इसको आप लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। और अगर आप इसकी रेजिस्टिविटी देखें आयरन की, तो आयरन की रेजिस्टिविटी लिखी हुई है 1 इंटू 10 टू द पावर, इसको √2 लिख देते हैं, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम मीटर। तो जो रेजिस्टेंस आया R2 वो आना चाहिए √2 यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू लेंथ आ गई 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई ए मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इतने ओम्स। तो कितना आ गया ये जरा देखते हैं। देखो ये तो है 2 और ये है 25, तो R2 बन गया 25/2 इंटू 10 टू द पावर -7 और -3 -10 दे देगा, और -10 और +6
-4 ओम। जैसे सारे आंसर माइक्रो ओम में है तो हम इसको लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 25/2 और इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁶ माइक्रो ओम। यानी R2 बन गया 2500/2 यानी कि 1250 माइक्रो ओम। ये तो हो गया आयरन का रेजिस्टेंस। अब आते हैं एल्यूमिनियम पर। तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका जो एरिया है जिसको भी हम A1 लिख सकते हैं, देखो वो कितना है। वैसे देखा जाए तो 7 × 7 हो गया 49, उसमें से 4 माइनस कर दो तो ये आ गया 49 - 4 यानी 45 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। लेंथ इसकी भी 50 mm है यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। और जो रेजिस्टिविटी है इसकी ρ1 वो कितनी उन्होंने दे रखी है 2.7 इंटू 10⁻⁻8 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इसका जो रेजिस्टेंस आया R1 वो आया ρ1 L/A1। मतलब 2.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन एरिया कितना है 45 इंटू 10⁻⁻6 इतने ओम्स। तो R1 बन गया कितना आ गया ये इसको देखा जाए तो देखो 2.7 है, इसका एक जीरो हटा दो तो यह 10 आ जाएगा। अब 9 3 जा और 9 5 जा, फिर 5 1 जा 5 10 जा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 3 इंटू 10⁻⁻8 और -3 हो गया -11, -11 और +6 हो गया -5 इतने ओम्स। अगर इसको भी माइक्रो ओम में करना है तो R2 हो जाएगा 30 माइक्रो ओम। अब ये दो रेजिस्टेंस आ गए तो अब चूंकि दोनों पैरेलल में हैं तो R नेट आना चाहिए R1 R2 अपॉन R1 + R2 यानी 30 इंटू 1250 अपॉन 30 + 1250 यानी 1280। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो ये बन गया 64 और ये हो गया 625। तो 3 5 जा 15 आया, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 1875 अपॉन 64 ओम्स। तो ऐसा कोई आंसर है, ऐसा आंसर है बी 1875 अपॉन 64 ओम्स। When 5-volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is 2.5 into 10 to the power -4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 into 10 to the power 28 meter to power -3, the resistivity of the material is close to। ये 2015 में जेई मेंस में आया था। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट।
लेंथ जो वायर की दे रखी है वो दे रखी है 0.1 मीटर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि एन, ये है 8 इंटू 10⁻28 और पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि रेजिस्टिविटी बताओ कितनी है। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है। अब हम डेल्टा वी को, आई तो मैंने दिया नहीं, आर को हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए, और ये जो आई है इस आई को लिख सकते हैं एन ई ए वी डी। तो यहां से जो डेल्टा वी आया वो या आई की जगह एन ई ए वी डी इंटू रो एल बाई ए। देखो इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक ए से ए कैंसिल हो गया, तो डेल्टा वी आ गया एन ई वी डी रो एल। तो क्या पूछा है अपन से, रेजिस्टिविटी पूछी है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन एन ई वी डी और एल, है ना। तो डेल्टा वी कितना दे रखा है, 5 वोल्ट। एन क्या दे रखा है, 8 इंटू 10⁻28। ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वीडी कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो रो आ जाएगा, 5 तो आ गया ऊपर, और नीचे देखते हैं 8 लिखा है, 1.6 लिखा है, 2.5 लिखा है, और 0.1 लिखा है, और फिर 10 की पावर 28 -19 -4, है ना। तो ये बन गया 5 अपॉन, देखो, 8 इंटू 16/10 इंटू 25/10 इंटू 1/10 इंटू 10 की पावर 28 - 4 हो गया 24, 24 -19 हो गया 5। तो यहां से रो बन गया 5/8 इंटू 16 इंटू 25/100। अब ठीक है भाई, ये तो 1 हो गया और ये 5 हो गया, और देख लो, 8 5 होता है 40 इंटू 16/100, यानी ये बन गया 1/64, और 10⁻3, तो 10⁻³ कितने ओम मीटर। अब हम आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर में इनमें एक लिखा है 10⁻−8, एक लिखा है 10⁻−7, एक लिखा है 10⁻−5, और एक लिखा है 10⁻−6। अब अगर हमें सपोज यहाँ पर एक 100 से हम करते मल्टीप्लाई, तो इस 10⁻−3 को हम 10⁻−5 लिख सकते हैं, ये देखिए। अगर कोई बस कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो तो मुझे लगता है कि आना चाहिए आंसर। अब ये हो जाएगा 32 और ये 50, 16
25, तो 16 वन जा 16, तो 9 बचा, 16 5 जा 80, तो आई थिंक 16 5 जा 80, 10 बचा है ना। फिर 16 6 जा 96 इंटू 10 की पावर -5 ओम मीटर, ये आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटली। अब देखते हैं किसके साथ मैच करता है। देखिए, जो ये सी ऑप्शन है, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -5 ओम मीटर है, तो इससे ही मैच करना चाहिए। ये है थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि इन द सर्किट बिलो द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टर इज, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम है, और 9 वोल्ट की बैटरी। इन्होंने पूछा है कि जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितना होगा। ये 2015 में क्वेश्चन आया था। तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है इससे करंट निकालते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ऐसे कुछ एरो सा दे रखा है, तो मान लीजिए इससे कुछ करंट निकला I1, तो ये I1 करंट यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो I1 करंट है, इसका इन्होंने भले ही एरो इधर दिया हो, मैं एक काम करता हूँ कि एक एरो इधर ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें से I2 करंट यहाँ चला गया, और फिर I1 माइनस I2 करंट 6 वोल्ट की बैटरी में चला गया। अब यहां से फिर I1 माइनस I2 करंट निकला, I1 माइनस I2 इधर गया, फिर इधर आया, I2 करंट इन्होंने जो एरो दिया है उसके हमने उल्टा बना दिया, और फिर यहां से I1 करंट आ गया, ठीक है। अब दो लूप यहां दे रखे हैं, ये ले लेते हैं लूप 1, जिसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देते हैं, और एक ले लेते हैं लूप 2, इसमें भी क्लॉकवाइज, मतलब करंट नहीं, हम अपने चलने का डायरेक्शन बना रहे हैं। अब देखिए लूप 1 के लिए आप क्या लिखेंगे। लूप 1 के लिए, लूप 1 के लिए आप लिखेंगे, अगर आप जैसे ग्रीन कलर का है उसमें आप चलें, तो 6 वोल्ट के लिए आप लिखेंगे -6। फिर आप अगर 1 ओम में देखें, ये 1 था, तो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो -I इंटू आर, तो I2 इंटू 1। फिर और आगे चलें तो 3 ओम का रेजिस्टेंस मिला, उसमें उल्टा डायरेक्शन है, तो +3 इंटू I1 माइनस I2 और इक्वल टू 0। तो इससे आ गया -6 माइनस I2 +3I1 -3I2 इक्वल टू 0। तो 3I1 -4I2 इज इक्वल टू 6। तो 3I1 हो गया 4I2 +6। तो एक ये रिलेशन आ गया I1 और I2 में। अब अगर हम लूप 2 में देखें, चलो लूप 2 को देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। जो लूप 2 है, इसमें यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, 2 ओम वाले से। तो हम लिखेंगे प्लस I1 इंटू 2, तो 2I1। फिर और आगे चले तो बैटरी में हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, -9। फिर और आगे चले तो जो 3 ओम वाला है उसमें हमारा डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस I1 इंटू 3। फिर और आगे चले तो जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस I2 इंटू 1। सब मिला जुला के
0। तो यहां से आ गया 2i2 और i2 मिला के 3i2। नहीं, ये आ जाएगा, इसको इरेज कर देता हूँ। 2i1 और 3i1 मिला के 5i1 और प्लस i2 इज इक्वल टू 9। ये आ गया अपना दूसरा इक्वेशन, है ना। अब एक काम करते हैं, इनने हमसे i2 पूछा है, तो पहले इक्वेशन से हम i1 को लिख सकते हैं 4/3 i2 प्लस 2/3, 6/3 कितना हो गया 2। इस i1 की वैल्यू को हम लोग यहां रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5i1 मतलब 4/3 i2 प्लस 2 प्लस i2 इज इक्वल टू 9। तो 5 4 20, i2/3 प्लस 5 2 10 प्लस i2 इज इक्वल टू 9। तो 23i2/3 इज इक्वल टू -1। तो यहां से i2 बन गया -3/23। पहली चीज तो यार माइनस आ गया। माइनस आने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने माना था वो गलत था। इसका मतलब कि जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, क्यू से लेकर पी तक। तो या तो ये हो सकता है, और एक ही ऑप्शन है ऐसा, क्यू से लेकर पी तक, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। इस सवाल को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस are connected between the points P, Q and R as shown in the figure. Then the net resistance will be maximum between P and Q, Q and R, P and R या फिर any two points। तो अगर आप इसको देखें तो थोड़ा सा आप इसे सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। जैसे ये P है, ये है Q और ये है R। तो इनके बीच में, सबके बीच में मैं एक एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ये वाला तो R हो गया, है ना, क्यू आर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए आर, आर और आर वाले तीन रेजिस्टेंस है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये R/3 हो गया। और अगर हम क्यू और आर के बीच देखें तो आर और आर वाले दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो ये बन गया R/2। अब अगर मान लीजिए पी और क्यू के बीच निकालना हो, तो क्या करेंगे अपन, पी और क्यू में से एक वायर ऐसे लगा देंगे, तो ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है ये सीरीज में आ जाएंगे। ये मैं पी और क्यू के बीच निकाल रहा हूँ, फिर उनका कॉम्बिनेशन इस तीसरे के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो देखते हैं जरा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो R/3 और R/2 को अगर जोड़ोगे तो इनका नेट आएगा 5R/6, और फिर R नेट होना चाहिए R इंटू 5R/6 अपॉन R प्लस 5R/6। तो ऊपर आ गया 5R² बाई 6 और नीचे आ गया 11R/6। तो आर नेट यहां बना 5R/11। दिस इज आर नेट पी और क्यू के बीच। अब क्यू और आर के बीच देखते हैं। अब देखो बेसिक डायग्राम तो वही है, पी और क्यू के बीच एक रेजिस्टेंस आर वाला, क्यू पी और आर के बीच R/3 वाला, और क्यू और आर के बीच
R/2 वाला, लेकिन सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं Q और R, तो Q और R से एक एक वायर निकाल दें। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाले दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे, तो इनका जो नेट आएगा वो आएगा R और R/3 मिलाकर 4R/3। अब 4R/3 और R/2 दोनों है पैरेलल में, तो इनके बीच जो ये रख देते हैं Q एंड R, तो इनके बीच जो R नेट होगा वो होगा R/2 इंटू 4R/3 अपॉन R/2 प्लस 4R/3, है ना। तो ये बन गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 2R² बाई 3, और 2 और 3 का हो गया 2 3 जा 6, तो 3R प्लस 3 2 जा तो 4 2 जा 8R। तो ये बन गया, ये 6 ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो ये आ गया ऊपर 4R और नीचे 11, तो 4R/11। तो Q और R तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बीच का तो P और Q से बीच होता है। अब आते हैं P और R के बीच। देखो वो क्या था, बेसिक डायग्राम, P Q और R, P और Q के बीच R था, P और R के बीच R/3 था, और Q और R के बीच R/2 था, और हमें देखना है P और R के बीच, तो P एंड R। अब अगर हम P और R के बीच देखें, तो आप देखिए कि ये जो दोनों ये सीरीज में आ जाए, तो इनका नेट कितना होगा, 3R/2। अब ये जो 3R/2 है, ये इस R/3 के साथ होगा पैरेलल में, तो इनके बीच जो R नेट होगा, R वो होगा 3R/2 इंटू R/3 अपॉन 3R/2 प्लस R/3, है ना। तो ये कितना हो गया, देखिए मल्टीप्लाई अगर आप करें तो एक 3 से एक 3 कट गया, तो ऊपर आ गया R² बाई 2 होल डिवाइड बाई, देखो 3R/2 प्लस R/3, 2 3 जा तो 6 हो गया, तो 3 3 जा हुआ ये 9R, और 3 2 जा तो ये 2R। अब आप देखिए, यहाँ आपने लिखा R² बाई 2, यहाँ आपने लिखा 11R/6, एक R से एक R कट गया, ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया, देखिए 3R/11। तो P और R के बीच नेट आया 3R/11, तो इसका मतलब कि जो P और R के बीच आ रहा है वो भी छोटा आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P एंड Q, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, आपके सामने है। इसमें लिखा है द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q of the electrical circuit shown in the figure is। तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम है। आप देखिए कि ये इसकी जो सिमेट्री है वो ऐसे है, इस लाइन की, है? इसमें एक तरफ 2R है, दूसरी तरफ भी 2R है, फिर यहाँ R है, देखो जैसे ये 2R, ये 2R, फिर यहाँ देखो ये R येलो कलर से मार्क किया है, फिर ये देखो यहाँ 2R, तो यहाँ भी 2R, यानी बिल्कुल ही सिमेट्रिकल सर्किट है। अब ऐसे सर्किट्स में क्या होता है
कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे इसमें करंट गया I1, तो इसमें भी I1 ही जाएगा, है ना, सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस में सेम करंट। अगर स्मॉल आर में गया I2, तो दूसरी तरफ जो स्मॉल आर है उसमें भी I2 जाएगा। अगर नीचे वाले 2R में गया I3, तो दूसरी तरफ का जो नीचे वाला 2R है उसमें भी I3 जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचिए, यहाँ पे I1 जा रहा है और यहाँ पे I1 चला गया, इसका मतलब ये जो 2R वाला है, ये जो 2R वाला है, इनमें तो कुछ गया ही नहीं। तो इनको अगर हम सर्किट से हटा भी दें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। इसीलिए हम लोग चाहे तो इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, एक, टू कैपिटल आर, टू कैपिटल, स्मॉल आर, स्मॉल आर, टू कैपिटल आर, टू कैपिटल आर। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जो टू कैपिटल आर और टू कैपिटल आर, ये इनको जोड़कर फोर कैपिटल आर आ गया। इसी तरह से नीचे वाले जो दोनों टू कैपिटल आर, इनको जोड़कर फोर कैपिटल आर आ गया। और ये जो दोनों स्मॉल आर और स्मॉल आर, इनको जोड़कर टू स्मॉल आर आ गया। तो यानी ये ऐसा कुछ हो गया कि फोर आर और टू आर, दे आर इन पैरेलल। तो वन बाय आर में आना चाहिए वन बाय फोर कैपिटल आर प्लस वन बाय टू स्मॉल आर प्लस वन बाय फोर कैपिटल आर। तो कितना एलसीएम हो जाना है? फोर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फोर आर का ये तो वन आ गया और साथ में स्मॉल आर भी आया, प्लस टू स्मॉल आर लिखा है तो टू कैपिटल आर आ गया, फोर कैपिटल आर है तो एक स्मॉल आर साथ में आ गया, वन बाय आर। अब इसका कर देते हैं, पहले अपन सॉल्व भी कर लेते हैं थोड़ा सा और। वन बाय आर में ये आया टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन फोर स्मॉल आर कैपिटल आर। टू वन जा टू, टू जा, तो यहाँ से आर नेट की जो वैल्यू आई वो आई टू स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसी के साथ जो